वेलकम डियर ऑकर्ड्स। आज हम देखने वाले हैं त्रिकादर्शी। मूवी की शुरुआत में हमें श्रीनिवास की फैमिली को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी और अंकल के साथ रहता है। साथ ही श्रीनिवास पुलिस कंट्रोल रूम में एज अ सुपरवाइजर काम करता है जहां पर इमरजेंसी कॉल को अटेंड करने का काम होता है। मतलब कि जो लोग 100 नंबर पर कॉल किया करते हैं ये उनकी कॉल्स को अटेंड करता है। श्रीनिवास का मानना है कि हमारा काम सिर्फ कॉल को रिसीव करना और उनको ट्रांसफर करना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम उस पर्टिकुलर केस में पुलिस की मदद कैसे कर सकते हैं। और श्रीनिवास हमेशा अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करता है। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने ऑफिस पहुंचता है तो वहां पर एक कॉल आता है जिसमें एक आदमी बताता है कि आज इधर नाम के इलाके में किसी के घर में एक औरत की मौत होने वाली है जो कि पूरे घर में बिल्कुल अकेली है, इसलिए आप लोग कुछ भी करके उसको बचा लो। इस कॉल से श्रीनिवास थोड़ा टेंशन में आ जाता है, लेकिन बाद में उसे लगता है कि ये कोई मजाक कर रहा होगा, इसलिए वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले सीन में हमें उसी औरत को दिखाया जाता है जिसके बारे में वो अननोन कॉलर बात कर रहा था। वो सच में अपने घर पर अकेली होती है। तभी उसकी डोरबेल बजती है। वो लेडी जब दरवाजा खोलकर देखती है तो वहाँ उसका वॉचमैन होता है जो उससे कहता है कि मैम, मेरी बीवी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए मुझे जाना होगा। यहाँ लेडी अब अकेले रहने से बहुत डर रही होती है, पर फिर भी वो उस वॉचमैन को जाने की इजाजत दे देती है। इसके बाद वो अपनी दवाई लेती है और इसी दौरान एक बार फिर से डोरबेल बजती है, जिसके साथ यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम श्रीनिवास को उसके घर पर देखते हैं, जिसे टीवी न्यूज में पता चलता है कि उस अननोन कॉलर ने पुलिस के साथ मीडिया को भी उस औरत की मौत के बारे में बता दिया था। और जैसा उसने कहा था बिल्कुल वैसा ही एक लेडी की अपने घर में मौत हो गई है जो अपने घर में अकेली थी, और बताया जाता है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। यहाँ क्योंकि कंट्रोल रूम ने उसकी कॉल को हल्के में लिया, इसलिए लोग उन्हें इस औरत की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे होते हैं। ये बात मीडिया की वजह से किसी आग की तरह फैल रही होती है, इसलिए विक्रम और विश्वा नाम के 2 पुलिस ऑफिसर्स को इस केस पर लगा दिया जाता है, जो सीधा कंट्रोल रूम पहुंचकर श्रीनिवास और बाकी लोगों से पिछले दिन की सारी कॉल्स की जानकारी लेते हैं। अब वो उस नंबर पर कॉल करने लग जाते हैं। साथ ही ये नंबर किसी मर चुके आदमी के नाम से होता है, जिस वजह से उसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। फिलहाल जब ये लोग इस बारे में डिस्कस कर ही रहे होते हैं तभी इन्हें दोबारा से उसी आदमी का कॉल आता है जो इनसे कहता है कि कल आपने मेरी बात को मजाक समझा, इस कारण उस औरत की मौत हो गई, लेकिन आज जो खबर मैं आपको देने वाला हूँ उस आदमी को आप प्लीज बचा लो। अब यहाँ उस अननोन कॉलर से पूछा जाता है कि तुम्हें इन सभी घटनाओं के बारे में कैसे पता चलता है। जवाब में वो आदमी कहता है कि मुझे इन घटनाओं के विजन्स आते हैं, इसलिए मैं इस बारे में जान पाता हूँ। बाकी आप लोग मुझसे फालतू बात ना करें, क्योंकि आज माउंट रोड पर एक कार की टक्कर एक ट्रक से होने वाली है जिसमें कार ड्राइवर की मौत हो जाएगी, इसलिए आप लोग उसको बचा लीजिए। अब इस बात का पता चलते ही उस एरिया में पड़ने वाले सभी पुलिस स्टेशन को सतर्क कर दिया जाता है। साथ ही इस कॉल को ट्रेस करने से पता चलता है कि ये आदमी एक समय पर डिफरेंट लोकेशन से कॉल कर रहा है, मतलब कि ये कॉल पूरी तरह से इंटरनेट की मदद से की जा रही है। हालांकि अभी इनके सामने चुनौती है उस आदमी को बचाना, यानी कि उस एक्सीडेंट को बचाना। पूरा दिन काफी नजर और एहतियात रखने के बाद भी कुछ नहीं होता, पर अचानक से रात के 10 बजे अचानक से 2 जगह के सिग्नल एक साथ ग्रीन हो जाते हैं, जिसको देखकर श्रीनिवास कुछ कर पाता इससे पहले ही सच में एक ट्रक तेज रफ्तार में आ रही कार को टक्कर मार देता है। मतलब कि उस अननोन कॉलर की ये बात भी बिल्कुल सच हो गई, जिसको आप लोग भविष्यवाणी भी कह सकते हो। इस एक्सीडेंट के बारे में सुनते ही विक्रम और विश्वा तुरंत वहां पहुंचते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि सुबह तो ये सिग्नल लाइट सही थी, पर अचानक से इसमें गड़बड़ी कैसे आ गई ये किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। साथ ही कार में जो आदमी है उसकी सांसें अभी भी चल रही होती हैं, इसलिए उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जहां रास्ते में वो आदमी भी अपना दम तोड़ देता है। अब क्योंकि लगातार 2 दिन में 2 लोगों की जान जा चुकी होती है और पुलिस को इस घटना के बारे में सब कुछ पता था, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए। इस कारण सभी पुलिस प्रशासन की आलोचना कर रहे होते हैं, इसलिए खुद चीफ मिनिस्टर कमिश्नर से केस जल्द से जल्द खत्म करने के लिए कहते हैं, जिसमें इन सभी को अब उस अननोन कॉलर का पता लगाना होता है। इसलिए कमिश्नर आदित्य नाम के पुलिस ऑफिसर्स को इस केस पर लगा देता है, जो कि विश्वा और विक्रम के साथ मिलकर काम करेगा। ये लोग अगले दिन से ही अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते हैं। इसीलिए विक्रम और विश्वा पहले उस औरत के घर जाते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि उस लेडी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। साथ ही वॉचमैन बताता है कि इस लेडी का एक बेटा भी है जो इंडिया से बाहर किसी देश में रहता है, और ये लेडी अपने बेटे की शादी किसी जानने वाले की लड़की से करना चाहती थी, पर वो शादी किसी वजह से हो नहीं पाई। अब ये लोग बाकी की इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें एक बार फिर से उस अननोन कॉलर का कॉल आता है, जो इन्हें बताता है कि आज जो होने वाला है वो पिछली घटनाओं से बहुत बड़ा होगा। वो कहता है कि अन्ना नगर नाम के इलाके में किसी बैंक में आज करोड़ों रुपयों की चोरी होने वाली है, जिससे वहां की पब्लिक पैनिक करके हंगामा करने लगेगी, इसलिए कुछ भी करके आप लोग इस चोरी को होने से बचा लीजिए। अब ये बात सुनते ही आदित्य उस एरिया के सारे बैंक में पुलिस को तैनात करवा देता है, ताकि जिस रॉबरी का इशारा वो अननोन कॉलर कर रहा था वो ना हो पाए। आदित्य पूरी तैनाती से इस केस पर लगा होता है और कुछ ही देर तक ऐसी कोई भी न्यूज नहीं आती, लेकिन कुछ देर बाद एक बैंक को दिखाया जाता है जहां पर कुछ पैसे निकालने आए लोग पैसे निकाल ही नहीं पाते, क्योंकि सभी का अकाउंट जीरो होता है। इस बात पर पब्लिक वहां पर हंगामा शुरू कर देती है। मतलब उस अननोन कॉलर का इशारा फिजिकल रॉबरी नहीं था, बल्कि एक फिशिंग अटैक था।
जिसकी वजह से बैंक का पूरा पैसा एकदम से गायब हो गया। आदित्य यहाँ पहुंचकर सभी लोगों को समझाता है कि देखिए आप लोगों का पूरा पैसा बिल्कुल सुरक्षित है, इस वक्त एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। अब देखने पर इन्हें पता चलता है कि इस बैंक में एक अकाउंट काफी दिनों से चल रहा है जिसके ओनर की मौत हो चुकी है। उसी अकाउंट के जरिए हैकर ने इस कांड को अंजाम दिया है। हालांकि फिर साइबर क्राइम की टीम उस अकाउंट को हैक करके सभी पैसों को कहीं और ट्रांसफर होने से पहले रोक देती है, क्योंकि बैंक का सारा पैसा जो कि 77 करोड़ था वो इसी अकाउंट में मौजूद होता है, जिसकी बदौलत पब्लिक के एक भी रुपए का नुकसान नहीं होता। और अब क्योंकि पहली बार पुलिस ने कोई घटना होने से रोक ली होती है, इस वजह से हर जगह आदित्य और पुलिस डिपार्टमेंट की तारीफ होती है। हालांकि आदित्य इस केस को तभी सॉल्व कर पाया क्योंकि उसको कॉलर ने बताया था। अब आदित्य को ये समझ में नहीं आता कि इन घटनाओं की जानकारी उसके विजन्स में कैसे मिल रही है, इसीलिए आदित्य इस चीज को समझने के लिए डॉक्टर इनियन से जाकर मिलता है, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है। डॉक्टर इनियन बताता है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि बुल्गारिया में एक ऐसी औरत थी जिसका एक्सीडेंट हो गया था और उससे बचने के बाद भी उसे अजीब विजन्स आने लगे, जिसके जरिए उसको भविष्य दिखने लगा और उसको पता चल जाता था कि आगे क्या होने वाला है। साथ ही 15वीं सेंचुरी में अमेरिका में ऐसा ही एक आदमी था जिसने प्रेसिडेंट कैनेडी की हत्या से लेकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स के तबाह होने की भविष्यवाणी की थी, जो कि आगे चलकर सच हुई। इसलिए मुझे उस इंसान की एक एक बात पर भरोसा है। जब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, उसी बीच टीवी पर अचानक से न्यूज आती है और न्यूज में वही अननोन कॉलर होता है जिसने इस बार भी पुलिस के साथ मीडिया को सब कुछ बता दिया होता है। वो बताता है कि आज किसी मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बिल्डिंग में गैस सिलेंडर का धमाका होने वाला है जिसमें किसी एक की मौत होनी बिल्कुल पक्की है। ये खबर सुनकर डॉक्टर इयन बोलते हैं कि यह आदमी भगवान का भेजा हुआ एक दूत है। हालांकि अब आदित्य के सामने एक और बड़ी चुनौती है, जिसके लिए ये लोग उस आदमी के बताए हुए डिस्क्रिप्शन के मुताबिक उस अपार्टमेंट को ढूंढने में लग जाते हैं और इन्हें ऐसे करीब 1760 अपार्टमेंट्स मिलते हैं जहां ये सिक्योरिटी टाइट करने की कोशिश करते रहते हैं। साथ ही गैस सिलेंडर लीकेज को लेकर मीडिया भी लोगों को जागरूक करने में लगी होती है और इन बातों को लोग भी अच्छे से समझते हैं। इसी बीच हमको एक लेडी को दिखाया जाता है जो शॉपिंग करके वापस अपने घर, जो कि ऐसे ही एक अपार्टमेंट में होता है, और जब वो पार्किंग में अपनी कार को पार्क कर रही होती है तभी उसे वहां किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, जिससे डरकर वो सीधा लिफ्ट के अंदर चली जाती है जहां उसकी मुलाकात अपने पड़ोसन से होती है, जो उस लेडी को बातों ही बातों में बताती है कि टीवी पर आज गैस लीकेज को लेकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है, इसलिए तुम घर में घुसते ही लाइट जलाने से लेकर गैस वगैरह चेक कर लेना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके बाद ही लाइट जलाना। अब उसके जाने के बाद उस लेडी के सामने एक औरत पड़ती है जो उसको बताती है कि मैं आज अपनी पुरानी कार बेचने जा रही हूँ। अब जिसकी बात सुनने के बाद वो लेडी अपने कमरे में जाती है जहाँ वो लाइट जलाने से पहले गैस वगैरह चेक करने लग जाती है और इसी बीच एक जोरदार धमाके की आवाज आती है, पर यह धमाका उस लेडी के घर में नहीं बल्कि बेसमेंट में पार्किंग एरिया में हुआ है। दरअसल जो लेडी अपनी पुरानी गाड़ी बेचने के लिए जा रही थी उसकी गाड़ी में सीएनजी गैस सिलेंडर लीक हो गया और गाड़ी पुरानी होने की वजह से गैस लीकेज हो गया और गाड़ी तबाह हो गई, जिस धमाके में उस लेडी की जान चली गई है। यहाँ आदित्य इस घटना से पूरी तरह शॉक हो जाता है और क्योंकि इस बार वो इसको रोकने में नाकाम हुआ तो कमिश्नर उसको काफी खरी कोटी सुनाता है। इसके बाद हमें श्रीनिवास को दिखाया जाता है जो सभी घटनाओं के बारे में सोच रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, ये सारी घटनाएं भले एक्सीडेंट्स लग रही है लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई साजिश तो जरूर लग रही है, ये सब इतना सीधा नहीं हो सकता जितना कि लग रहा है। फिलहाल इस केस में हेल्प लेने के लिए आदित्य डॉक्टर इनियन को कंट्रोल रूम में बुलाकर वो सारी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है जो उस अननोन कॉलर ने की थी। इसी दौरान उस अननोन कॉलर का भी कॉल आ जाता है जिससे इस बार डॉक्टर इनियन खुद बात करने की कोशिश करता है, जिनसे वो आदमी बताता है कि पिछले साल मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कुछ महीनों बाद मुझे एक सपना आया जिसमें मैंने एक लड़के की मौत देखी। हालांकि मुझे भी ये एक सपना लग रहा था और फिर मैंने इसको नजरअंदाज कर दिया, पर अगले दिन सुबह मुझे पता चला कि एक लड़के का ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया है जिसका चेहरा हूबहू मेरे सपने वाले लड़के से मिलता था। इसलिए तब से मैंने ये सारी खबर पुलिस और मीडिया को देने का सोचा ताकि वो इन घटनाओं से होने वाले नुकसान को बचा पाए। यहाँ डॉक्टर इनियन उस आदमी की और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है जिस पर वो कहता है कि डॉक्टर अगर मैं आपसे अकेले में मिलता हूँ तो आपको सब कुछ बता दूंगा, मगर अभी हम दोनों पुलिस की निगरानी में बात कर रहे हैं, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो वो लोग इन सभी घटनाओं का जिम्मेदार मुझे ही ठहराएंगे। यही कारण है कि मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। बाकी आप लोग उनसे कह दो कि इस वक्त यहाँ भगवान की बहुत ही महंगी मूर्ति को स्मगल होने से बचा लो जो किसी कंटेनर से भरी जगह पर मौजूद है। इतना कहकर वो फोन काट देता है। साथ ही ये लोग उसको ट्रेस भी नहीं कर पाते क्योंकि उसकी कॉल एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ट्रांसफर कर रही होती है। इसके अलावा उसने इस बार मीडिया को यह खबर नहीं दी है ताकि उन लोगों को इस बात का पता न लग पाए। अब डॉक्टर इनियन आदित्य से कहते हैं कि वो कोई साइको नहीं बल्कि असल में भगवान का दूत लग रहा है, इसलिए तुम लोग पहले उस मूर्ति की स्मगलिंग को रोको। यहाँ आदित्य के पास उस कॉलर की बात मानने के बजाय और कोई रास्ता होता नहीं, इसलिए वो हर कंटेनर वाली जगह पर ड्रोन कैमरे की नजर रखने लग जाता है। इसी बीच एंट्री होती है कोन्ना रेड्डी नाम के एक बड़े डॉन की, जो कि कंटेनर से भरी एक जगह पर प्रतिभा नाम के एक लोकल स्मगलर से मिलता है। दरअसल वो प्रतिभा से ये मूर्तियां खरीद कर फ्रांस में बेचने वाला था, जिस चीज का पता आदित्य को भी
चल जाता है और वो इन पर नजर भी बनाए रखता है। कोना रेड्डी मूर्तियों को देखने के साथ उसकी एडवांस पेमेंट करके वहां से चला जाता है, जिसके बाद उस जगह पर आदित्य विश्वा विक्रम के साथ पहुंच जाता है, जहां उन लोगों को देखते ही प्रतिभा और उसकी गैंग इन लोगों पर गोलियां चलाने लग जाते हैं, जिन्हें तीनों क्रॉस फायर के दौरान एक एक करके मार डालते हैं। आखिर में प्रतिभा एक बड़ी सी क्रेन चढ़ाकर उन्हें मारने की कोशिश करता है, पर विश्वा उसे भी मार गिराता है। यहाँ पुलिस ने मूर्तियों को स्मगल होने से बचा लिया है, जिसके बाद तुरंत टीवी पर एक गांव की न्यूज दिखाई जाती है, जहां बोरवेल के अंदर एक 3 साल की बच्ची फंस गई है और पिछले 30 घंटों से वो वहीं पर फंसी हुई है, जिसे बचाने का काम जोरों शोरों से चल रहा होता है। उस बोरवेल के बगल में एक दूसरा वैसा ही गड्ढा खोदकर उस बच्ची को निकालने का प्लान बनाया जाता है, पर अचानक से वहां तेज बारिश होती है, जिस कारण मिनिस्टर के कहे अनुसार काम को रोकना पड़ता है, क्योंकि बारिश की वजह से मिट्टी गीली हो जाती है और मडस्लाइड होने की संभावना होती है, जिससे एक बच्चे को बचाने के चक्कर में कई जानें भी जा सकती है। हालांकि यहाँ पर कोई काम रोकना नहीं चाहता, क्योंकि अगर आधे घंटे की खुदाई और हो गई तो बच्ची को ये लोग निकाल पाएंगे। बताया जाता है कि बच्ची अभी भी जिंदा है, लेकिन ऊपर से ऑर्डर है तो सभी मजबूर हो जाते हैं। यहाँ एक बार फिर वही अननोन कॉलर कंट्रोल रूम में फोन करके कहता है कि वो बच्ची जिंदा है और अगर आधे घंटे की कोशिश करोगे तो उसको बाहर निकाला जा सकता है, इसलिए उन लोगों को कुछ देर और काम करने की इजाजत मिलनी चाहिए। अब उसके इस कॉल से सभी जगह खलबली मच जाती है, इसलिए बच्ची को बचाने का काम फिर से शुरू हो जाता है, जो कि जल्द ही बच भी जाती है। यहाँ उस बच्ची की माँ उस अननोन कॉलर को भगवान का रूप मानती है। इस घटना से अब हर जगह उसकी बात हो रही होती है। इसी दौरान श्रीनिवास को खबर मिलती है कि जिस बैंक से करोड़ों रुपया गायब हुए थे, उसके मैनेजर ने खुद की जान दे दी है, क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से ये हुआ था, जिस कारण लोगों ने उस पर काफी सारे केसेस कर दिए, जिसके डर से उसने खुद को मार दिया। फिलहाल अभी ये सब कुछ खत्म भी नहीं हुआ था कि एक रात अचानक से श्रीनिवास के पास कंट्रोल रूम में उसी अननोन कॉलर का कॉल आता है, जिसमें वो बताता है कि अभी कुछ देर में मालापुर नाम के एक एरिया के पास लगातार 2 मर्डर होने वाले हैं। उसकी ये बात सुनते ही श्रीनिवास तुरंत आदित्य को कॉल करके इस बारे में सब कुछ बता देता है। जो खबर मिलती ही आदित्य वहां कर निकलता है, पर उसके वहां पहुंचने से पहले ही 2 अलग अलग जगहों पर कुछ लोगों ने मिलकर 2 आदमियों की जान ले ली होती है। पर इस बार उस अननोन कॉलर से एक गलती हो जाती है। उसने इस बार जिस नंबर से कॉल किया था वो अभी भी एक्टिव होता है, और इस बार उसने किसी जिंदा इंसान का नंबर चुना है, जिसकी एक व्हाट्सएप डीपी भी होती है। अब क्योंकि इन्हें लोकेशन का पता होता है, इसलिए सुबह होते ही आदित्य विक्रम विश्वा वहां जाने के लिए निकल पड़ते हैं। साथ ही वो अपनी लाइव लोकेशन को ऑन रखते हैं। जहां जाने पर विक्रम और विश्वा को एक चोर मिलता है, जिसके नंबर से पिछली रात को कॉल किया गया था, जिससे ये लोग जब पकड़कर पूछते हैं तो वो इन्हें बता देता है कि पिछली रात को किसी और ने मेरे फोन से कॉल किया था, जिसके पास मैं आपको अभी ले जा सकता हूँ। वो उन लोगों को लेकर एक जगह पर पहुंचता है, जहाँ एक गैंग के कई सारे लोग बैठे हुए हैं। दरअसल पिछली रात का कॉल उस अननोन कॉलर का नहीं, बल्कि इन लोगों ने किया था, ताकि ये लोग जो मर्डर करने वाले हैं उसका पूरा शक उसी अननोन कॉलर पर चला जाए और पुलिस इन पर बिल्कुल भी ध्यान न दे। और इस काम के लिए उन्होंने एक मिमिक्री आर्टिस्ट भी रखा था, ताकि वो उस अननोन कॉलर की सेम टू सेम आवाज पुलिस वालों से बात करके निकाल पाए। हालांकि अब इनका पर्दाफाश हो चुका है, और जैसे ही इन्हें ये पता चलता है कि विक्रम और विश्वा पुलिस वाले हैं, ये लोग उन पर हमला कर देते हैं। हालांकि दोनों ही सभी से काफी बहादुरी से लड़ते हैं, पर तभी उनको पीछे से कुछ लोग मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर जब उन्हें होश आता है तो दोनों को उन लोगों ने बांध कर रखा होता है, और अब वो विक्रम और विश्वा को मारने वाले होते हैं। पर तभी वहां पर एंट्री होती है आदित्य की, जो इन दोनों को छुड़वाने के साथ साथ सभी को अच्छा मजा चखाता है, और इस तरह ये लोग इस पूरी गैंग को पकड़ लेते हैं। लेकिन अभी भी ये लोग असली कॉलर को नहीं पकड़ पाए, इसलिए जब एक दिन ये सभी कंट्रोल रूम में होते हैं, तभी वहां पर उसी कॉलर का फोन आता है, जो पुलिस वालों को थैंक यू बोलते हुए कहता है कि आपने मेरे कहने पर उस बोरवेल में गिरी बच्ची को बचा लिया, लेकिन ये जानकर मुझे दुख हुआ कि मेरा नाम लेकर कुछ लोग मर्डर कर रहे हैं, इसलिए अब से मैं आपको कोई भी खबर नहीं दूंगा, क्योंकि अगले 10 सेकंड के अंदर मैं खुद को मारने वाला हूँ। और इतना कहने के बाद ठीक 10 सेकंड के बाद सभी को गोली की आवाज आती है, जिससे सभी को लगता है कि उसने खुद को गोली मार ली। पर यहाँ पर ये सब देख श्रीनिवास ताली बजाने लगता है, क्योंकि वह समझ चुका है कि ये सब कुछ क्यों और किस लिए हो रहा है। वो बताता है कि ये जो भी है बहुत चालाक है, उसने हमारा ध्यान इस तरह कॉल करके बांटे रखा और खुद को लोगों को मारता गया। साथ ही उसने सारे ही मर्डर्स इस तरह किए कि वो एक्सीडेंट लगे। श्रीनिवास आगे बताता है कि याद कीजिए, जिस लड़के की ट्रेन एक्सीडेंट से मौत के बारे में उसने डॉक्टर इंडियन को बताया था, दरअसल उस लड़के का नाम कलई था, जिसने देवकी नाम की लड़की से लव मैरिज की थी। और जो कार और ट्रक वाला एक्सीडेंट हुआ था, उसमें जिसकी मौत हुई थी, वो असल में देवकी के पिता थे। साथ ही बैंक मैनेजर जिसने खुद को फांसी लगा दी, वो देवकी का मामा था, जिनकी बेटी की शादी की फोटो मुझे फेसबुक से मिली, जिसमें वो सभी लोग मौजूद थे जिनकी मौत के बारे में इस भगवान के दूत ने भविष्यवाणी की थी। मतलब ये जो भी है, उसने बहुत ही सफाई से ये सभी मर्डर्स किए और उन्हें एक्सीडेंट का रूप दे दिया, क्योंकि जिस लड़की की ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हुई थी, ये आदमी या तो उसका पिता या भाई है। कलाई की मौत के 1 हफ्ते के बाद देवकी ने भी खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद उसने ठीक उसी
उसी तरह उन लोगों के खून को एक्सीडेंट दिखाकर मारा जैसे कि इन लोगों ने किया था। यहाँ श्रीनिवास कहता है कि मेरे हिसाब से अभी उसका बदला पूरा नहीं हुआ है, जिस कारण उसने सब कुछ नाटक किया ताकि वो अपने आखिरी शिकार को मार सके। फिलहाल जब श्रीनिवास ये एक्सप्लेन कर रहा होता है तभी आदित्य के माथे से पसीना आ रहा होता है, मानो कि वो इस बारे में जानता हो, और वो वहां से उठकर टॉयलेट में जाता है, जहां फ्लैशबैक के जरिए हमें पता चलता है कि देवकी के पिता, अंकल, उसकी मौसी और वो लेडी जो अपने बेटे की शादी देवकी से कराना चाहती थी, उन लोगों ने मिलकर क्लाई को मारने का प्लान बनाया था और इस प्लान को देवकी के पिता ने एग्जीक्यूट किया था। पर इससे पहले वो उसको मार पाते वहां आदित्य आ जाता है, जो कि पहले बहुत ही प्यार से उस लड़की को समझाने की कोशिश करता है, पर जब कलाई उसकी बात नहीं मानता तो वो उसे वहां से गुजर रही ट्रेन के सामने धक्का दे देता है, जिससे कलाई की दर्दनाक मौत हो जाती है। दरअसल आदित्य भी देवकी के पिता के गांव से बिलोंग करता है और उसने ये सब इसीलिए किया ताकि वो इस मर्डर को सुसाइड की तरह फ्रेम कर सके, और ऊपर से देवकी के पिता ने उसे अच्छे खासे पैसे भी दिए होते हैं, इसलिए उसने ऐसा किया था। ये सब सोचते हुए जब आदित्य टॉयलेट करने लगता है तभी अचानक से उसे करंट का झटका लगता है और वो वहीं पर गिर पड़ता है, जिसके साथ वहां एंट्री होती है कलाई के पिता दास की। दास ही वो अननोन कॉलर था जो पुलिस और मीडिया को फोन करता था, और ये पूरा खेल उसी का रचा रचाया था। पहली लेडी अपने बेटे की शादी देवकी से कराने के लिए कलाई को मारना चाहती थी, और जिसकी गैस एक्सप्लोजन में मौत हुई वो देवकी की मौसी थी। ऊपर से दास जब आदित्य के पास मदद मांगने आया तो आदित्य ने उल्टा उसके बेटे के मर्डर को सुसाइड में फ्रेम करके उसके बारे में काफी भला बुरा कहा। दास ने जो भी कॉल किए वो सब उसके बदले से रिलेटेड थे, सिवाय उस बोरवेल में गिरी लड़की को बचाने वाले को छोड़कर। वो खबर दास को पुलिस के अंदर उसके एक आदमी से मिली थी, जो कि यहाँ भी दास के साथ देने के लिए आ गया था। साथ ही मूर्ति की स्मगलिंग वाले मामले में भी जिस प्रतिभा को दास ने पुलिस के हाथों पकड़वाया उसने दास के बेटे को किडनैप किया था, और वो भी देवकी के पिता के साथ जुड़ा हुआ था। यहाँ दास आदित्य को भी मारने में बिल्कुल देरी नहीं करता, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिशियन था जिसने एक तार काटकर उसे इस तरह से प्लान किया था ताकि आदित्य जैसे ही टॉयलेट करे उससे वो करंट लग जाए और सभी को लगे कि आदित्य की मौत करंट लगने से हुई है। हालांकि वो अपने साथी पुलिस वाले से कहता है कि जाओ सभी को इसकी मौत के बारे में बता दो, और खुद इस दौरान दास आराम से वहां से निकल जाता है, जो कि अपने किए हुए सभी मर्डर्स के बारे में सोचते हुए जाता है, जिसमें से पहली लेडी को उसने एक केमिकल सुंघाया था जिससे उसको हार्ट अटैक आ गया। और रही बात देवकी के पिता की, तो जिस एम्बुलेंस में एक्सीडेंट के बाद उन्हें ले जाया जा रहा था उसमें दास पहले से मौजूद था, जिसने सिर्फ उनकी ऑक्सीजन बंद कर दी, जिस कारण हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। इधर आदित्य की मौत से पूरी तरह सभी शॉक में होते हैं। हालांकि दास का बदला पूरा हो चुका है और इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। बाकी दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।